बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन को डिस्कस करेंगे। रेट हम कहते हैं टाइम को। जब एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम को हम रेट कहते हैं। सो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम जिसके अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, उस टाइम को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स हम कहते हैं कंडीशंस को। एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं कुछ जो एंजाइम की रफ़्तार को मुतासिर करती हैं। एंजाइम जो है वो अफेक्ट होते हैं, या तो फिर एंजाइम का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है इन फैक्टर्स की वजह से। अच्छा, ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये 4 टाइप के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकेंड है pH, थर्ड है एंजाइम कंसनट्रेशन और फोर्थ है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। सो टेम्परेचर के अंदर जब हम हीटिंग का प्रोसेस होता है, टेम्परेचर के अंदर हम हीटिंग देते हैं, इंक्रीज़ द मॉलिक्यूलर मोशन, इंक्रीज़ हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की मोशन। मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं, यानी कि हीट देते हैं। सपोज़ करें कि आप वाटर को हीट देंगे, वाटर को टेम्परेचर देंगे, तो वाटर कुछ टाइम के बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में उनकी कोलिजन स्टार्ट होगी, तभी वो बॉयल होना स्टार्ट होंगे। तो सेम इसी तरह एंजाइम के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, कोलिजन मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो ये कुछ एंजाइम हैं और ये सबस्ट्रेट हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन स्टार्ट हो गई है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है जब इनको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो सेम इसी तरह जैसे ही आप हीट देंगे एंजाइम को, तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, बट इन अ सर्टेन लिमिट। अब वो लिमिट कौन सी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो सपोज़ करें कि ये एक एंजाइम है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनका 1 सेकेंड, सपोज़ करें कि 1 सेकेंड के अंदर, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। और सपोज़ करें कि हम इनका टेम्परेचर डबल कर देते हैं, 10 के अंदर 10 और प्लस करें तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा। तो एंजाइम का जब टेम्परेचर हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, यानी कि एंजाइम जो है वो 100 के बजाय 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी एंजाइम का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ के ज़रिए समझाया गया है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की रफ्तार को डिफ़ाइन किया जा रहा है, और ये हॉरिजेंटल वे में यहाँ पर टेम्परेचर शो किया गया है। एक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक है 20, 30, फिर 37, फिर 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो ये जो टेम्परेचर है, इन अ गिवन टेम्परेचर यहाँ पर एंजाइम के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। 10 पे अलग होगा, 20 पे और इंक्रीज़ हो जाएगा, 30 पर और इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो एंजाइम्स जो हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर 37 से अबव हो जाता है टेम्परेचर, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, 40 हो जाता है, तब जो है वो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाला जो शो कर रहा है, तो ये इट मीन्स कि यहाँ पर ये नीचे जा रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब एक सर्टेन लिमिट से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, और टेम्परेचर डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसा टेम्परेचर लेवल है जिसके अंदर एंजाइम प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर 37 से आप इंक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, यानी कि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डीनेचर का मतलब यह है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन जो है वो सेंसिटिव टू हीट होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो फ़ौरन से डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। तो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो
यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एंजाइम बिकम डीनेचर, एंजाइम जो हैं वो डीनेचर क्यों होते हैं। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर का तो आपको मालूम हो गया होगा कि एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन जो परफॉर्म करेंगे, मैक्सिमम एक्टिविटी का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंजाइम कौन से टेम्परेचर पर, 37 पर, और अबव द 37 जो है वो डीनेचर होंगे। वाई, क्यों डीनेचर होंगे, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, यानी कि अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा, यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम अनफोल्ड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट ग्रेजुअली लॉस्ट। क्या होगा, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होंगे एंजाइम के अंदर, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम के जो ये सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होंगे वो अनफोल्ड होंगे। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स फोल्डेड होते हैं हमेशा, उनके मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, तो उनके जो फोल्ड्स होंगे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, वो स्ट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा वो, उसकी जो शेप होगी वो ख़राब हो जाएगी। जब एक्टिव साइट की जब शेप ही ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो एंजाइम कैसे फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं एट अ हायर टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 से अबव 100 डिग्री तक होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक याद रहे कि एंजाइम जो है वो बिल्कुल ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस्ट कर जाते हैं और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और कॉजेज़ डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगी जब एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे, और वो 37 से अबव होगी, यानी कि 40 डिग्री तक हो सकती है जिसके अंदर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब ये है कि एंजाइम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंजाइम का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। नियर टू और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके बाद 0 के बाद माइनस में टेम्परेचर चला जाता है जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट पर जो है वो एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो माइनस में भी अगर टेम्परेचर हो या फिर 0 डिग्री हो तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे, ये बात याद रहे, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डीनेचर बिल्कुल भी नहीं होंगे, अपना जस्ट वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो मिनिमम टेम्परेचर जो होगा, एक सूटेबल टेम्परेचर होगा जिसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, 0 डिग्री से चेंज करेंगे, तब जो है वो एक सूटेबल टेम्परेचर होगा जिसके अंदर एंजाइम की जो है वो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट से एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो यानी कि 37 तक अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 0 से, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे दोबारा, रिएक्टिव भी कह सकते हैं, तो एंजाइम रिएक्टिव हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे, यानी कि कम से कम टेम्परेचर के अंदर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा वो हमेशा, जिसके अंदर एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकेंड फैक्टर जो है वो पीएच है। एंजाइम फंक्शंस एट अ पर्टिकुलर पीएच रेंज एट विच मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अचीव्ड। जब एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस रिएक्शन को, उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, जो कि ऑप्टिमम पीएच है। जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर था, सेम इसी तरह एक पीएच भी ऑप्टिमम पीएच होगी एंजाइम की, जिसके अंदर एंजाइम अपना बेस्ट से बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो है 6 to 8, यानी कि ज़्यादातर जो है वो ये बेसिक मीडियम में ही आ जाता है, एसिडिक टू बेसिक मीडियम। तो इस रेंज के अंदर जो है वो एंजाइम अपना बहुत पावरफुल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से पीएच अगर इंक्रीज़ हो जाए या फिर पीएच डिक्रीज़ हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे बैडली अफेक्ट हो सकता है। कौन कौन से कंडीशंस हैं? स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच, जैसे ही ऑप्टिमम पीएच के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी ऑफ एन एंजाइम चेंजेस द चार्जेस ऑन अमाइनो एसिड
साइड चेन्स, अमाइनो एसिड के सरफेसेस पर साइड चेन्स होते हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ होते हैं। सो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और इनके ऊपर चार्जेस हैं, एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप है जो एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। सो जैसे ही पीएच के अंदर चेंजेस आ जाए, अगर सपोज़ ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाए तो ये जो चार्जेस हैं ये चेंज हो सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं, जिसे हम आयनाइजेशन भी कहते हैं। सो इस आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा कि इनके चार्जेस चेंज हो जाएंगे और जब इनके चार्जेस चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है इस अमीनो एसिड के साथ जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इनके साथ अटैच होंगे जो डीनेचर हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से जब चार्जेस चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो है वो एंजाइम के चेंज हो जाएंगे और जिसकी वजह से एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एंजाइम जो है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम का ख़त्म हो जाएगा, एंजाइम रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये एक ग्राफ है जिसके ज़रिए समझाया गया है। हर एक एंजाइम का जो पीएच लेवल है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये तो ऑप्टिमम पीएच है 6 to 8, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कम्प्लीटली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली बेसिडिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर जो है वो ये पीएच स्केल है 1 से लेकर 10 तक, वैसे तो 14 तक होता है। सो यहाँ पर 10 तक शो किया गया है। तो ये जो 7 से पहले 6 तक जो है ये एसिडिक कंडीशन है और 7 से 14 तक जो है वो बेसिक कंडीशन होती है एंजाइम की। सो पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सो पेप्सिन जो है वो बेस्ट से बेस्ट फंक्शन तभी परफॉर्म करेंगे जब इनका पीएच लेवल 2 हो। तो मोर एसिडिक कंडीशन के अंदर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। और अगर इस पेप्सिन को के अंदर बेसिक कंडीशन ले आए, सपोज़ करें कि इसका पीएच हमने इंक्रीज़ कर दिया 8 या 9 कर दिया, तो ये पेप्सिन फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा हमारे स्टमक के अंदर। और सेम इसी तरह जो एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट फंक्शन जो देंगे वो 8 पीएच पर देंगे, जो ऑप्टिमम पीएच है ट्रिप्सिन के लिए। और अगर इस वक्त हम ट्रिप्सिन का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, एक्सटर्नल कंडीशंस इनकी चेंज करेंगे, बेसिक मीडियम के बजाय इनको हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो ये ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8 है, जो बेसिडिक कंडीशन है। थर्ड फैक्टर जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन है, यानी कि एंजाइम की मिकदार, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार। जब एंजाइम की मिकदार को हम इंक्रीज़ करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, तो ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज़ होगा, स्पीड अप होगा। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड पीएच। एक जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाएगा, बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। फिर क्या करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो, रिएक्शन जो है वो तेज़ी से स्पीड अप हो जाए। बट शर्त क्या है यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, जिसके अंदर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। तो ये है सबस्ट्रेट 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट हैं। और सपोज़ करें कि एंजाइम हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ठीक है। और अगर एंजाइम 2 हैं तो क्या होगा कि एक ये वाला सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर अटैच होगा और एक ये वाला सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम पर अटैच होगा एक्टिव साइट पर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन कम है और सबस्ट्रेट ज़्यादा हैं, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, इन अ 1 सेकेंड। और अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, बाकी सबस्ट्रेट तो रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, 2 और एंजाइम इंक्रीज़ करेंगे, 3 और एंजाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो बाकी 3 सबस्ट्रेट होंगे ये आकर इस एंजाइम पर आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और 5 सबस्ट्रेट थे तो 5 एंजाइम हो गए। एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से क्या हुआ कि एंजाइम जो है वो
टाइम वही हुआ, 1 सेकेंड के अंदर अंदर एंजाइम जो है वो कितने 5 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है इनटू प्रोडक्ट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ, यानी कि स्पीड अप हुआ, उसी टाइम के अंदर अंदर एंजाइम जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ यानी कि स्पीड अप हो गया, रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो गया बाय इंक्रीजिंग एंजाइम। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया तो तभी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ। सपोज़ करें कि यहाँ पर हम 2-3 और एंजाइम इंक्रीज़ कर देंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली एंजाइम के साथ अटैच हो चुके हैं और इस वजह से जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन और फर्दर बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन आगे स्पीड अप नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सबस्ट्रेट कंप्लीट हो चुके हैं, एंजाइम की और फर्दर कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा रिएक्शन पर। तो यहाँ पर हमने ये समझा है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से, एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के बराबर करने से जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। तो ये ग्राफ है, इसके ज़रिए समझाया गया है कि ये वर्टिकल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को शो किया जा रहा है और हॉरिजेंटली जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन को शो किया जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की कंसंट्रेशन से। जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, सबस्ट्रेट के बराबर कर दिया, तो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, स्पीड अप हो गया है रिएक्शन। फोर्थ फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिल्कुल एंजाइम कंसंट्रेशन की तरह ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एंजाइम कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा एट हाई एंजाइम कंसंट्रेशन। यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाएगा, बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे तो ही रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, स्पीड अप होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पीएच। तो पीएच और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, तो ही एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। सो ये 5 एंजाइम्स हैं और सपोज़ करें कि सबस्ट्रेट हमारे पास 2 हैं, ठीक है, और सबस्ट्रेट जो हैं वो सिर्फ 2 हैं और ये सबस्ट्रेट जाकर इस 2 एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे और बाकी सबस्ट्रेट तो हैं ही नहीं और एंजाइम जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो है वो और मज़ीद 3 सबस्ट्रेट को बढ़ाया जाएगा ताकि बाकी 3 एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हों। तो ये जैसे ही ये सबस्ट्रेट आकर अटैच होंगे इस एंजाइम के साथ, तो रिएक्शन जो है वो फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। ये एंजाइम के जो एक्टिव साइट होंगे वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ऑक्यूपाइड होने का मतलब ये है कि सैचुरेटेड हो जाएंगे और बाकी सबस्ट्रेट अगर हम इंक्रीज़ भी करते हैं तो भी रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर एंजाइम जितने थे उतने ही सबस्ट्रेट हो गए हैं और यही एंजाइम होंगे जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे इन अ गिवन टाइम जो है वो 1 सेकेंड आप सपोज़ कर सकते हैं, 2 सेकेंड सपोज़ कर सकते हैं। तो यानी कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर अगर 2 सबस्ट्रेट 2 एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे थे तो सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाने से जो है वो उसी टाइम के अंदर अंदर बाकी जो एंजाइम थे वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गए और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ। सो इस ग्राफ के ज़रिए शो किया जा रहा है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है वर्टिकल और यहाँ पर हॉरिजेंटल जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो एक ऐसी लेवल होगी, एक मैक्सिमम लेवल होगी जिसे हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा टाइम होगा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम्प्लीटली फुली सैचुरेटेड हो जाएगी, एक्टिव साइट सैचुरेटेड हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यानी कि और मज़ीद सबस्ट्रेट की ज़रूरत हमें नहीं होगी। और जो है वो जो लेवल होगा जब सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक जैसे एक जितने हो जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये जितने सबस्ट्रेट थे उतने ही एंजाइम ऑक्यूपाइड कर लेंगे, तो एक्टिव साइट जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये लेवल जो है वो सैचुरेशन लेवल है, इस ग्राफ में शो किया जा रहा है। और मज़ीद जो है वो अब सबस्ट्रेट हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम और नहीं है। तो जो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो
कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।